नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो आपके हर एक पेपरों में बार बार रिपीट में आते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक जो है वो आप करेगा एसएससी का क्वेश्चन बैंक, क्योंकि अभी आपने देखा होगा सीटी का जो पैटर्न है वो रखा गया इसके अकॉर्डिंग, एसएससी के अकॉर्डिंग। तो एसएससी का पैटर्न ही वो यहाँ पे आपका फॉलो किया जा रहा है। क्वेश्चन आपके सभी जो आपका ग्रुप डी का पेपर होने वाला है, ग्रुप सी मेंस का है, ग्रुप सी का जो पेपर होगा उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण डैश के शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो अनंतराज सागर जलाशय, इसका निर्माण किसके द्वारा? तो विजयनगर के शासकों के द्वारा करवाया गया था। अच्छा, विजयनगर की जब बात आई है तो विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य की इसकी कैपिटल पूछी गई थी। किसके? एसआई के पेपर के अंदर इसकी कैपिटल राजधानी कौन सी थी? हम्पी इसकी राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना अगर पूछे किसने करी थी? 1336 ईस्वी के अंदर दो भाई थे। कौन थे? एक हरिहर और एक बुक्का के द्वारा। हरिहर व बुक्का दो भाई थे, उनके द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। ये किससे संबंधित थे? तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये संगम वंश के थे। किस वंश के? संगम वंश के संबंधित हो जाएंगे। संगम वंश से संबंधित हरिहर व बुक्का, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी 1336 ईस्वी के अंदर। अगली बात आती है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? तो आप क्या कह दोगे? तुंगभद्रा नदी के किनारे हो जाएंगे। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और इसकी जो भाषा जो है वो कौन सी थी? तो तेलुगु जो है इसकी भाषा थी। ओके, तो ये चीज आप सभी को ध्यान रखनी है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण करवाया गया था। किस नदी पर है? तो ये आपका हो जाएगा मालदेवी नदी के ऊपर। मालदेवी नदी के ऊपर मिट्टी से बनाया हुआ एक जलाशय है। किस नदी पर है? मालदेवी नदी के ऊपर आपका ये बनाया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए विजयनगर के शासकों के द्वारा आपका बनाया गया था। अगला, निम्न में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? गंडक है, घाघरा है, यमुना है, कोसी नदी है। तो इसका आपका राइट आंसर यमुना नदी, ऑप्शन नंबर सी। सभी जानते हो यमुना नदी कहाँ से निकलती है? हम पढ़ते हैं किसके द्वारा? यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। हालांकि अभी पेपरों में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें क्या दिया गया था कि चंपासर ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? तो चंपासर ग्लेशियर से भी आप बोल सकते हो कौन सी नदी? तो यमुना नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अच्छा, यमुना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गंगा की सहायक नदी है ये, गंगा की सहायक नदी। गंगा की सहायक नदी का मतलब ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्योंकि अगर आप हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तब भी काफी इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी जो आपकी कहाँ पे? पूर्वी सीमा में बहती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है। कुल मिला के कितने जिलों में से बहती है हरियाणा में से? तो वो क्वेश्चन आप सभी बताओगे। चलो बताना कमेंट करके कि यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों में बहती है टोटल। ठीक है, चलो ये आपका हो जाएगा गंगा की सहायक नदी। इसके बाद अगली जो बात यहाँ पे आती है कि ये नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इसके बाद दूसरी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी। ठीक है, तीसरी नदी कौन सी हो जाएगी? कृष्णा। चौथी यमुना। और पांचवी कौन सी? नर्मदा। ये बस 5 ध्यान रख लेना सीक्वेंस के अंदर। सबसे बड़ी गंगा नदी लगभग 25-25 किलोमीटर में फैली हुई है। लगभग कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर तक आपकी लंबाई हो जाएगी गंगा नदी की। लगभग 1465 किलोमीटर तक आपकी गोदावरी नदी। कृष्णा नदी के बारे में पूछे एग्जैक्ट लगभग 1400, और यमुना नदी के बारे में अगर पूछे तो लगभग 1376 किलोमीटर। हरियाणा में लगभग 320 किलोमीटर हम पढ़ते हैं, लेकिन ओवरऑल इसकी लंबाई जो कितनी हो जाएगी, मतलब यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जब गंगा में मिलती है तब तक टोटल 1376 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। ठीक है, ध्यान रखना, सीक्वेंस पेपर में पूछा गया था, एचएस के पेपर में, ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? अच्छा, पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? तो आप ध्यान रख सकते हो ये क्या है? एक सितार वादक है ना? क्या हो जाएंगे? एक सितार वादक हो जाएंगे। इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हो जाएंगे अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान जो है वो इनके गुरु थे और इन्हीं की बेटी से इनका विवाह हुआ था। अलाउद्दीन खान की बेटी से ही विवाह हुआ था। किसका? पंडित रविशंकर का, जिनका जन्म होता है कब? 1920 में, और 2012 में इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट बात कौन सी हो जाएगी? किससे संबंधित है? एक प्रसिद्ध सितार वादक है अलाउद्दीन खान, जो वो इनके गुरु थे और इनकी बेटी से इनका विवाह हुआ था। ठीक है, अगली बात यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान, ये क्या है? एक प्रसिद्ध शहनाई वादक। क्या हो जाएंगे? शहनाई वादक। शहनाई से संबंधित हो जाएंगे कौन? बिस्मिल्लाह खान। अगला क्वेश्चन, अगला, त्र्यंबकेश्वर निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपकी कौन सी नदी निकलती है? कहां से? त्र्यंबकेश्वर। ओके, ये नदी आपकी कौन सी? गोदावरी नदी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड। अभी अभी हमने पढ़ा गोदावरी नदी कौन सी है? गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वो गोदावरी नदी है। और ये आपकी कहां से निकलती है? ये निकलती है महाराष्ट्र के नासिक, और महाराष्ट्र के नासिक में आप करेगा कौन सा? त्र्यंबकेश्वर। यहां से ये निकलती है, जो आपका कहां पे पड़ता है? आप कह दोगे पश्चिमी घाट पे।
ओके, पश्चिमी घाट पे, पश्चिमी घाट से ये नदी निकलती है, कौन सी? गोदावरी नदी। अगली बात इंपॉर्टेंट आती है, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली बात होती है, कौन सी? आपसे ये पूछा जाता है, एक तो दक्षिण गंगा, ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है दक्षिण भारत की गंगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना। दक्षिण भारत की गंगा अगर आपसे पूछे कौन सी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा पूछे कावेरी नदी। दक्षिण गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। अच्छा, गोदावरी को क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे नॉर्मल अगर आप देखोगे उत्तर भारत की जो आपकी नदी है गंगा नदी, जिसको सबसे बड़ी नदी बोलते हैं, उसी तरह से गोदावरी आपकी दक्षिण की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, जो ओवरऑल कितना 10% एरिया जो है वो कवर करती है। पेपर में पूछा गया था 10% एरिया कौन सी नदी कवर करती है? गोदावरी नदी, जो कि दूसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। अगली बात, कावेरी जो है, जिस तरह से आपकी गंगा नदी बहती है उसी तरह से दक्षिण में कावेरी नदी बहती है, इसीलिए इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। तो पेपर में ध्यान रखना, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, आपको आंसर भी उसी अकॉर्डिंग करना है। अगला देखते हैं, in what form is the energy derived from the food that we eat is stored। यानी कि इसने ये बोला कि जब हम कोई फूड हम लेते हैं, फूड हम खाते हैं, उसके बाद उससे जो एनर्जी अपनी बॉडी में स्टोर होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? आंसर क्या कर दोगे? ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और ग्लूकोज का फॉर्मूला ध्यान रखना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ओके, अगला आपको दिया गया विटामिन के बारे में, और विटामिन को आपको मैच करना है कि कौन सा किसके साथ, किसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो बिल्कुल आसान है, सभी बता दोगे। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। सबसे अच्छा सोर्स हम क्या बोलते हैं? गाजर सबसे अच्छा सोर्स है। और रेटिनॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? आप बोलते हो रतौंधी रोग होता है, जिसको आप क्या बोल दोगे? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, हो जाएगा। अगला विटामिन B12। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? कोबालमिन। कोबालमिन कह सकते हो, या इसका नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोबाल्बिन। ओके, साइनोकोबाल्बिन। अब आपसे एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, अब इसमें नाम देखो क्या है? कोबाल्मिन। इसका मतलब अगर आपसे पूछे किस में आपकी कोबाल्ट धातु पाई जाती है, तो वो विटामिन B12 में आपकी कौन सी धातु पाई जाती है? आप कह दोगे कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है। चलो अगली बात कौन सी आती है? विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये आपका कौन सा हो जाएगा? विटामिन सी को आप एस्कोर्बिक अम्ल बोलते हो, जो खट्टे फलों से हमें मिलता है। और आपका सोर्स कौन सा हो जाएगा? सिट्रिक फ्रूट या खट्टे फल बोल सकते हो, है ना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से अगर आपसे पूछे कौन सा? बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से पूछे बेरी रोग होता है। अगला विटामिन डी। विटामिन डी का जो नाम है वो क्या होता है? हम नॉर्मली पढ़ते हैं कैल्सीफेरोल, और कैल्सीफेरोल हो या एग्रो कैल्सीफेरोल हो तो आंसर आपका यही बनेगा। विटामिन डी का आपका किससे मैच होगा? तो आप कह दोगे एग्रो कैल्सीफेरोल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आप कह दोगे रिकेटस। रिकेटस तो चलो बच्चों में होता है, बड़ों में कौन सा होता है? ओस्टियोमलेशिया। ठीक है, ओस्टियोमलेशिया। ये किस तरह का रोग है? एक तरह की हड्डियों का रोग हो जाएगा, जो कि ओस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की कमी से, या रिकेटस रोग होता है जो कि बच्चों में होता है, हड्डियों का मुड़ना। ये रोग आपका विटामिन डी की कमी से, जो हमें किससे मिलता है? ये सूर्य की किरणों से एक्टिवेट होता है, हालांकि अपनी बॉडी में ये स्टोर होता है। अगला, निम्न में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला था? तो कहां पे? ये केरल में हो जाएगा, जिसको अपनी तरह का राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला था। तो कौन सा हो जाएगा? आपका KBS, जिसका आप फुल फॉर्म आप कह दोगे केरल बर्ड एटलस। ये कहां पे है? तो नाम से पता है, केरल के अंदर हो जाएगा। अगली बात, केरल की जो राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी हो जाएगी त्रिवनंतपुरम। कैपिटल त्रिवनंतपुरम। स्थापना कब होती है? 7वां संविधान संशोधन जब हुआ 1 नवंबर 1956 को, किसके द्वारा? हम पढ़ते हैं जो आपका आयोग जो आया था, और उस आयोग का आपका नाम क्या था? फजल अली आयोग। तो फजल अली आयोग के द्वारा जो आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत आप जानते हो कुल मिला के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। उसी के अकॉर्डिंग आपका कौन सा हो जाएगा? केरल भी बना था 1 नवंबर 1956 को। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो ध्यान रखना, अभी चीजें एडवांस हो चुकी है, तो आपको गवर्नर और CM भी आप सभी को ध्यान रखना क्या हो जाएंगे? आरिफ खान, जो क्या हो जाएंगे? इसके गवर्नर हो जाएंगे। CM अगर आपसे पूछे कौन हो जाएंगे? पिन्नाराई विजयन, या P विजयन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इसके कहाँ के? केरल की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ के आपके CM हो जाएंगे। अगला, निम्न में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा के शासक विजयालय के द्वारा बनाया गया था? तो यहाँ पर देखो विजयालय के द्वारा। अच्छा, विजयालय कौन था? तो ये शायद पेपर में क्वेश्चन भी आया था, और आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे चोल वंश जो है, चोल वंश की स्थापना किसने करी थी? तो चोल वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? विजयालय के द्वारा की गई थी। ओके, 9वीं शताब्दी में। और 9वीं शताब्दी में जो क्या था, इन्होंने कावेरी डेल्टा में क्या बनवाया था? तो वो बनवाया था तंजावुर। और इसी के साथ आप ध्यान रखना कि जो इसकी चोल वंश की कैपिटल कौन सी हो जाएगी? तंजावुर जो इसकी राजधानी हो जाएगी। अगला,
निम्न में से कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहां से अगर आप देखोगे इसमें सबसे पहले कौन सा दिया गया, मत देने का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी सीटी मेंस का अगर आप सिलेबस देखोगे तो उसके अंदर आपको ये मौलिक अधिकार वाला टॉपिक स्पेशली मेंशन करके दिया हुआ है। तो एक छोटे से सेशन में हम कवर करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मत देने का अधिकार। तो मत देने का अधिकार आपका क्या है, एक मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं कितने, 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे। संपत्ति का अधिकार हटाया गया 44वें संविधान संशोधन से। वो चीजें जब हम मौलिक अधिकार का एक टॉपिक कवर करेंगे 10 से 15 मिनट का होगा, वो चीजें अपनी कवर होगी। समानता का अधिकार हम पढ़ते हैं जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपका वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आपका किसके अंतर्गत हो जाएगा, तो आपका देखो 25 से लेकर 28 के बीच में रहेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 23 और 24 में आता है। ठीक है, तो आपका मत देने का अधिकार जो आपका संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो आर्टिकल नंबर आप बोल दोगे लगभग और लगभग आपका 326 में पड़ेगा। ओके, 326 आर्टिकल के तहत टोटल हम मौलिक अधिकार पढ़ते हैं। टोटल मौलिक अधिकार 6 है। और अगर आपसे पूछे कि मौलिक अधिकार का मतलब वो है जिनको कभी भी हटाया नहीं जा सकता, लेकिन जब आपका इमरजेंसी होती है, राष्ट्रपति शासन होता है, उस समय पे आपके मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 अधिकारों को छोड़ के। कौन कौन सा, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। ये वो दो मौलिक अधिकार है जिनको खत्म नहीं किया जा सकता। चलो जी अगले पे देखते हैं। देश के केंद्रीय बैंक का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक कौन सा है? आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। स्थापना अभी हाल ही में इसका स्थापना दिवस गया था 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसके लिए एक आयोग बनाया गया था, वो आयोग आपका था यंग हिल्टन आयोग। और इसी आयोग के तहत स्थापना होती है किसकी, रिजर्व बैंक की। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया, कलकत्ता में बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया, मुंबई में। और आज वर्तमान में अगर पूछे आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप कह दोगे मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर रहेगा। गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो आप जानते हो 25वें नंबर के हैं, कौन हो जाएंगे, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। चलो जी, ये काफ़ी टाइम के बाद अपनी पहली क्लास है, क्लास के बारे में अपना रिस्पॉन्स जरूर दे देना। और इसमें आपके आंसर लगे हुए हैं तो आप बता देना, या तो इसी तरह से करते हैं, वरना अलग से क्लास करेंगे जिसमें आपके कोई भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देंगे, मतलब आंसर लगे हुए दिखाई नहीं देंगे। और इसके अलावा देखो अगली क्लास हम साथ में स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे कि एक मैथ की भी एक क्लास हो जाए, जिसमें हर रोज 20 से 25 क्वेश्चन हम कवर कर लें इसी तरह से, ताकि एक साथ मैथ का भी अपना रिविजन होता रहे। ठीक है, यह देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है, यह जनता से धन जमा स्वीकार करता है। बताओ आरबीआई में कभी आपने पैसे जमा करवाए हैं, तो जनता से पैसे स्वीकार नहीं करता, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। चलो जी अगले पे देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज टू द टाइम, यानी कि इसने बोला डिस्टेंस जो है वो टाइम के क्या होता है, डबल प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इक्वल प्रोपोर्शनल, क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे हम क्या पढ़ते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हम पढ़ते हैं टाइम इनटू में स्पीड, है ना, यही होता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस आपके क्या है, आप कह दोगे इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के, है ना। और अगर डिस्टेंस स्पीड के बारे में भी पूछे तब भी स्पीड में आपके क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। आई थिंक इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा तथ्य है पीसी महालनोबिस, पीसी प्रशांत चंद्र महालनोबिस से संबंधित नहीं है, जिन्होंने भारत की पंचवर्षीय योजना के निर्माण में योगदान दिया था। अच्छा, पंचवर्षीय योजना में कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। अभी इस क्वेश्चन के बाद हम देखते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, उन्होंने भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में कार्य किया था। महालनोबिस का जन्म 1983 में कलकत्ता में हुआ था। ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनका जन्म 1893 में इनका जन्म हुआ था, 1972 में इनकी डेथ हो जाती है। तो जन्म अगर 1983 में हुआ होता तो आप खुद बताओ पंचवर्षीय योजना कौन सी पढ़ते हैं, अगर आपको याद होगा पहली पंचवर्षीय योजना, है ना। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, हम पढ़ते हैं हेराल्ड डोमर मॉडल पे, है ना, पहली पंचवर्षीय योजना। सेकंड पंचवर्षीय योजना अगर आपसे पूछे आप क्या कहोगे ये किस पर बेस है, तो आप कह दोगे महालनोबिस मॉडल पे। महालनोबिस मॉडल पर बेस है कौन सी, सेकंड पंचवर्षीय योजना। और सेकंड पंचवर्षीय योजना आपकी कब आई थी, आप देखोगे 51 से 56 से आपका 62 के बीच में थी। तो इसी अकॉर्डिंग उस समय पे अगर इनका जन्म 1983 में हुआ होता तो क्या सेकंड पंचवर्षीय योजना में इनका योगदान होता, तो हम आंसर क्या लगा देते, ऑप्शन नंबर सेकंड। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान, यानी कि जिसको आप क्या बोल दोगे, इंडियन स्टैटिस्टिकल
इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी स्थापना में इनका योगदान था। इसकी स्थापना होती है 1931 में, 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना होती है। और इसका सहयोग किसको जाता है? इन्हीं को जाता है। और इसका हेडक्वार्टर पूछे कहाँ पे है तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर कर देना। ओके, उन्होंने सांख्य पत्रिका की शुरुआत की थी, तो इसी से संबंधित हो जाएगा। आंसर क्या लगा दोगे? ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे। अगला, चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र घाटी की एक पहाड़ी पर निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल है? कौन सा आपका प्राचीन स्थल आपका कहां पे हो जाएगा? तो आप इसका आंसर क्या लगा दोगे? इसका आंसर जो है वो आपका रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड। दिख रहा है आपको दाऊजली हेडिंग। अच्छा, दाऊजली हेडिंग जो है ये आपका रहेगा कहां पे? तो ये आपका कहां पे पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा, ये रहेगा आसाम में। ठीक है, असम के अंदर रहेगा। और एक ये पुरातात्विक स्थल है। आप बता दो, चीन से म्यांमार की ओर जाने वाली ब्रह्मपुत्र घाटी में एक पहाड़ी पर ये आपका स्थल है, जिसको आप बोल दोगे दाऊजली हेडिंग। ये पेपर कौन सा है? अभी हाल ही में दिसंबर के अंदर पेपर हुए थे एसएससी सीजीएल के, वो क्वेश्चन आप सभी के सामने है। करंट अफेयर के भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे, और वो क्वेश्चन जो आपके बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे। भारत में निम्न में से किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रण उत्सव का आयोजन किया गया? तो रण उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? आप कह दोगे गुजरात में। और गुजरात के बारे में आप ये ध्यान रखना कि गुजरात के सीएम कौन है वर्तमान में? तो सीएम कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल। सीएम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वैसे देखो इंपॉर्टेंट तो सारी चीजें, लेकिन गवर्नर काफी इंपॉर्टेंट है। कौन हो जाएंगे? आचार्य देवव्रत। अच्छा, आचार्य देवव्रत क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका संबंध कहां से है? हरियाणा के समालखां से। समालखा कहां पे पड़ता है? पानीपत में। तो पानीपत से संबंधित कौन हो जाएंगे? आचार्य देवव्रत, जो कि कहां के? गुजरात के वर्तमान में गवर्नर है। यहां से पे आपका कौन सा रण उत्सव का आयोजन किया गया? ये वो उत्सव है जिसको आपका व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी बोलते हैं। व्हाइट डेजर्ट फेस्टिवल। इसका आयोजन पूछे कब से कब तक होता है? तो अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच में इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। गुजरात में रहेगा ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, राजधानी कौन सी है बता देना आप सभी। शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहां पे हुआ? तो शीतकालीन जो युवा ओलंपिक खेल है ये 2024 का आयोजन कहां पे होगा? 2024 आने वाले 2024 में कहां पर होगा? तो ये आपका आयोजन पहली बार जनवरी फरवरी 2024 में इनका आयोजन होना है। कहां पर हो जाएगा? गंगवान के अंदर। ऑप्शन नंबर सेकंड। ये गंगवान आपका है कहां पे? तो आप कह दोगे कोरिया गणराज्य में। ठीक है, कोरिया गणराज्य में रहेगा। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? आप कह दोगे चौथा शीतकालीन जो युवा ओलंपिक का आयोजन होगा अगले साल। इससे पहले जो आयोजन किया गया था वो कहां पे था? लुसाने के अंदर। और लुसाने कहां पे है? स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, इससे पीछे वाला लुसाने में था, वर्तमान में कहां पे होगा? अगले साल वाला गंगवान के अंदर, जो कि गंगवान आपका कोरिया गणराज्य में स्थित हो जाएगा। ठीक है, 2020 में हुआ था कहां पे? लुसाने स्विट्जरलैंड में। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना किस वर्ष में हुई थी? संपूर्ण जनगणना की बात की गई है। दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से? एक तो सबसे पहले भारत में जनगणना कब हुई थी? तो जनगणना सबसे पहले भारत में हुई थी कब? 1872 में। उस समय कौन था? मेयो जो है, लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहले जनगणना हुई थी। हालांकि ये नियमित नहीं थी, इसने पहली बार जनगणना की स्टार्ट करी थी। अगली बात आती है 1881 की। और 1881 के समय कौन था? रिपन। और रिपन के समय में जो आपका वायसराय रिपन था, इसके समय में सबसे पहली बार आपकी संपूर्ण जनगणना की गई थी। और आप जानते हैं आज भी इसी के बेस पर हर 10 साल के बाद जो आपका दशकीय जनगणना की जाती है, और वो 1881 के बाद में 1891 में हुई, और इसी तरह से प्रोसेस चलता गया। अभी वह लास्ट टाइम कौन सी हुई थी? 2011 में। उससे पहले 2001 में, फिर आपकी 1991 में, फिर आपकी 81 में, फिर आपकी 71 में, फिर आपकी 61 में, फिर 51 में। मतलब अगर भारत में पूछे अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है, आप कह दोगे 1 2 3 4 5 6 7। भारत में अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? आप कह दोगे टोटल 7 बार जनगणना हो चुकी है। हरियाणा में कितनी बार है? तो हरियाणा में आप ये घटा दोगे, है ना। हरियाणा में अब तक 5 बार जनगणना हो चुकी है। तो इतनी चीजें हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक के जोड़ने वाला रेल मार्ग कौन सा है? अच्छा, ये रेल मार्ग क्यों पूछा गया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है, ये विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन। ठीक है, लंबाई अगर इसकी पूछे तो लंबाई हो जाएगी लगभग 9289 किलोमीटर ये दूरी तय करती है। और ये आपकी कौन सी? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ऑप्शन नंबर 4। रूस में आपका सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्तोक को ये आपस में जोड़ती है। रेल मार्ग इसीलिए पूछा गया क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, या सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ये आपकी रेलवे लाइन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। अगला, विद्युत विधेयक 2022 में एक जारी किया गया था, जिसको 8 अगस्त 2022 में लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है। एक विद्युत यानी बिजली से जुड़ा हुआ एक विधेयक जारी किया गया था 8 अगस्त 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था। ये किस में संशोधन करने की बात कर रहा था? तो एक आपका पहले विधेयक आया था 2003 वाला, उसी में संशोधन की बात इसके अंदर की गई थी।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सितंबर 2022 के पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर का कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। यह कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा आपका चला गया? आंध्र प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड यहाँ पे। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश आपका वो राज्य है जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। भाषाई आधार पर बनने वाला फर्स्ट राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को। और ये बना था, इसी के बाद में आपका फजल अली आयोग लाया गया था, जो आपका कब आया था? 1900 रिपोर्ट उसने पेश की थी 1955 के अंदर। 1953 में जो आपका आयोग आया था और उसके बाद 1955 में उसने रिपोर्ट पेश करी थी। उसी के आधार पर 7वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगली बात आती है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? तो कह दोगे जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, वो यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो आप कह दोगे अब्दुल नसीर, जो है वो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। अगला देखो जी, लोक नृत्य तरंग मेल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तरंग मेल आपका गोवा से संबंधित हो जाएगा। और ये आपका एक तरह का लोक नृत्य तरंग मेल आपका कब होता है? तो आप कह दोगे दशहरे पे या होली पर ये इसका आयोजन किया जाता है। ओके, इसमें आपका क्या यूज होता है? तो ढोल ताशा ये वाद्य यंत्र इस नृत्य में यूज किए जाते हैं। इसके बाद गोवा की बात आती है तो गोवा आपका वो राज्य है जो आपका हर घर नल वाला राज्य है। हर घर नल वाला राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा? ये गोवा पहला राज्य बना था। गोवा पहला राज्य बना था। अगला, गोवा किसके कब्जे में था? तो ये पुर्तगालियों के कब्जे में था। कब तक? 1961 तक। पेपर में क्वेश्चन आया था, गोवा को भारत का हिस्सा कब बनाया गया? 1961 में। 1961 से पहले ये किसका हिस्सा था? पुर्तगालियों के कब्जे में था। ठीक है, अगला, हर घर नल वाली जो योजना है ना, ये कब आई थी? 2019 में आई थी। नेक्स्ट देखो, AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों की प्रतियोगिता में मुक्केबाजों प्रत्येक राउंड कितने मिनट का? 2 मिनट का। अगला, 10 अप्रैल 2022 के अनुसार निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत है? कौन हो जाएंगे वर्तमान में भी? भूपेश बघेल हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ कौन कब बना था? 1 नवंबर, हरियाणा दिवस के दिन। एग्जैक्ट डेट कौन सी? 2000 को छत्तीसगढ़ जो है वो राज्य बना था। इसकी कैपिटल कौन सी है? तो कैपिटल इसकी रायपुर हो जाएगी। ओके, और इसके सीएम हमने देख लिए। तो गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हो जाएंगे विश्वभूषण। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन जो वर्तमान में गवर्नर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा बॉलीवुड कोरियोग्राफर 2003, 2007, 2009 में 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रहा? उन्होंने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास सहित कई फिल्मों में काम किया सरोज खान के द्वारा। सरोज खान जिनकी 2020 में डेथ हुई थी, इसलिए थोड़ा सा लेटेस्ट का भी बनता है, वैसे 2-3 साल तो हो ही गए। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ पे हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होती है ढाका के अंदर। ढाका आपका कहाँ पे पड़ता है? आप जानते हो। वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? तो आप जानते हो ढाका। और यहाँ पर आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दिसंबर 1906 में। जड़त्व के बारे में निम्न में से कथन पहचानना है। जड़त्व आपका कौन सा होता है? इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया के बारे में। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इनर्शिया आपका डिपेंड करता है, अगर आपसे पूछे इनर्शिया डिपेंड ऑन, किस पर करता है? ये मास पर डिपेंड करता है। इसीलिए द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज की क्लास में हमने एक कंप्लीट पेपर में जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस किया। इसमें हमारा स्टैटिक जीके भी हमारी कवर होती है, प्लस में जो हमारा करंट अफेयर भी कवर हो रहा है, प्लस में जो भी अपना इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बैंक है SSC का वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिला है। साइंस भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। आज की अपनी पहली क्लास है, काफ़ी टाइम के बाद क्लास करी थी। बाकी अपना रिस्पॉन्स देकर कमेंट करके बता देना। 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसका आंसर कर देना। और अगली क्लास जो रहेगी वो कमेंट करके बताना। मैथ का भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देते हैं इसी तरह से, तो उसके लिए भी बता दो। अच्छा, प्रैक्टिस सेट जीके की क्लास अपनी लाइव नहीं रहेगी, इसको लाइव नहीं करेंगे क्योंकि लाइव में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये क्लासेज अपनी रिकॉर्डेड रहेगी। मैथ का प्रैक्टिस सेट जो रहेगा उसको बता देना लाइव करें या रिकॉर्डेड करें। ठीक है, दोनों के बारे में कमेंट करके बता देना। हरियाणा जीके की भी क्लास करेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे पहले की तरह। बात यह है कि आप कितना सपोर्ट करते हो, जितना सपोर्ट करोगे उसी तरह से क्लासेज आपकी कंटिन्यू रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।